नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस चैनल में आप सबों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति, ठीक है? कांस्य युग की सभ्यता, जिसमें हम आपको एक विस्तृत जानकारियां प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आप सबों से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है इनको थोड़ा सा स्किप करके ना देखें, क्योंकि जब आप लगातार मेरे वीडियो देखेंगे तो कुछ नया सीखेंगे, ठीक है? मैंने इन सारे टॉपिकों को अलग अलग डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको समझने में सुविधा प्रदान हो, ठीक है? तो मेरे इस YouTube चैनल यूजीसी नेट विथ मोहन में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। ये सब्जेक्ट इंडियन कल्चरल, प्राचीन भारत का ये सिलेबस हड़प्पा संस्कृति, कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है? प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जरूरी क्लास मिस ना हो, ठीक है? इस हड़प्पा संस्कृति को हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस समय इन सभ्यता में कांसे का भी प्रयोग हो रहा था, ठीक है? तो अब देखेंगे विस्तार से। मैंने इनको स्लाइड बाय स्लाइड बना दिया है, जिसमें आपको शॉर्ट शॉर्ट विवरण प्रदान किया जाएगा। आशा है कि आपको ये बनाया गया स्लाइड शो और पसंद आएंगे, ठीक है? तो प्लीज आप बीच में छोड़ कर ना जाएं। आप इन पूरे स्लाइड्स को अंत तक देखें, आपको बहुत अच्छा फील होगा और कुछ आप लोग सीखेंगे भी, ठीक है? तो हम देखते हैं हड़प्पा घाटी की खोई हुई सभ्यता, ठीक है? इसका परिचय। हड़प्पा घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ठीक है? जिसका प्रमुख केंद्र हड़प्पा के रूप में जाना जाता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1725 ईसा पूर्व तक फैली रही और वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में विस्तृत थी। यह सभ्यता अपनी उन्नत शहरी नियोजन, वास्तुकला, व्यापार और संस्कृति प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? तो दोस्तों, इसमें हम हड़प्पा संस्कृति की खोई हुई सभ्यता का परिचय कराते हैं, जिसमें यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ठीक है? और इसका प्रमुख केंद्र हड़प्पा के रूप में जाना जाता है, ठीक है? ठीक है दोस्तों, इनको आर्कोलॉजिकल साइट से जो खुदाई हुई है उसके अनुसार पुरातत्वविदों ने इनका काल मापन सबने अपने 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 अनुसार बताए हैं, ठीक है? तो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इनका काल मापन बताया जाता है, ठीक है? और ये वर्तमान में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है? इस सभ्यता का महत्व इनकी शहरी नियोजन, वास्तुकला, व्यापार और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों? तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनका वर्णन, ठीक है? पहला साइट है हड़प्पा। यह पाकिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है? और इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। पहली बार 1921 ईस्वी में इस हड़प्पा स्थल की खोज हुई, ठीक है? उत्कृष्ट शहरी नियोजन और ईंट से बनी हुई संरचनाएं। इनका इनका ये जो शहर है और इनका जो नियोजन है मकानों का, ये ईंटों की बनी हुई है, ठीक है? अनाज भंडारण के लिए बड़े गोदाम, यहाँ से तांबे के औजार, मनके और खिलौने भी मिले हैं, ठीक है? इनका महत्व है, हड़प्पा ने इस सभ्यता का नाम रन दिया। हड़प्पा का ये जो साइट है पाकिस्तान और पंजाब के क्षेत्रों में, इनकी पहली बार खुदाई 1921 ईस्वी में हुई थी, ठीक है? इसका विशेषता शहरी नियोजन और ईंट से बनी हुई संरचना के कारण किया जाता है, ठीक है? यहाँ के आर्कोलॉजिकल
साइट्स का जब खुदाई हुआ तो यहाँ अनाज के बड़े-बड़े गोदाम पाए गए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ से तांबे के औजार, मनके और खिलौने भी मिले हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी। बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इन्हें हम नोट भी कर लेंगे। इनका महत्व हड़प्पा ने इस सभ्यता का नामकरण दिया। ठीक है, हड़प्पा ने इस सभ्यता का नामकरण किया, हड़प्पा स्थान पर मिलने के कारण। ठीक है ना, नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थानों का वर्णन। ठीक है, उसमें हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। यह पाकिस्तान और सिंध के क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं के बारे में हम पढ़ेंगे। मृतकों का टीला का नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, यहाँ का विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ दुनिया का पहला सार्वजनिक जलाशय था। जल निकासी प्रणाली और ग्रिड आधारित नगर योजना, पुजारी राजा की मूर्ति और नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा। महत्व, यह हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला और संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये आर्कोलॉजिकल साइट सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो दूसरा साइट है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान और सिंध में पड़ती है। ठीक है, इन्हें मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ का जब खुदाई हुआ तो बहुत सारे नरकंकाल मिले। ठीक ना, यहाँ पर एक विशाल स्नानागार मिले जो दुनिया का सबसे पहला सार्वजनिक जलाशय था। ठीक है, यहाँ का जल निकासी की प्रणाली और नगर नियोजन विशिष्ट थे, जिसके कारण इनका महत्व हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर नृत्य करते हुए लड़की की कांस्य मूर्तियां भी मिली है। इससे प्रतीत होता है कि इस समय भारत की सभ्यता और संस्कृतियों में वास्तुकला और संस्कृति को दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं लोथल। ये गुजरात और भारत के क्षेत्र में है। ठीक है, ये लोथल जो है समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र, कृत्रिम बंदरगाह और गोदी स्थित यहीं स्थित है। ठीक है, मनके, गहने, तांबे के औजार, धान और तिल के प्रमाण। ठीक है, इनका जो महत्व है समुद्री व्यापार और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है। भारत का ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में इनका ये जो तीसरा स्थल लोथल है, ये गुजरात और भारत के सीमा में पड़ते हैं। ठीक है, हाँ, प्राचीन भारत में समुद्री मार्ग के द्वारा यहाँ व्यापार किया जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ ही मनके और गहने, तांबे के औजार का भी उत्पादन किया जाता था ये लोथल स्थान पर। धान और तिल के भी प्रमाण मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर खेती के रूप में धान का व्यापार किया जाता था। इन लोथल का विशेषता ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे भारतीय समाज में इनका महत्वपूर्ण है विशेषताएं कि समुद्री व्यापार और शिल्प कौशल के लिए एक प्रसिद्ध स्थान के रूप में जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, बीच बीच में सेशन को लाइक करते चलेंगे, शेयर करेंगे। ये हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, इन्हें हम अपने दोस्तों में भी शेयर करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चौथा चौथा जो इसका आर्कोलॉजिकल साइट है कालीबंगा, ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान भारत में। यहाँ पर जो मिले हैं इनकी विशेषताएं, जले हुए अनाज और हल के निशान मिले हैं। अग्नि वेदिका, धार्मिक अनुष्ठान के लिए मिट्टी के बर्तन और तांबे का औजार। महत्व, कृषि और धार्मिक प्रथाओं का प्रमाण। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा स्थल है, ये राजस्थान में पाए जाते हैं। यहाँ पर जले हुए अनाज और हल के निशान मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि समय अनाजों का रख रखाव यहाँ पर किए जाते थे। और हल के निशान से पता चलते हैं कि यहाँ का मानव अपने कृषि कार्यों के लिए हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए अग्नि वेदिकाएं भी पाए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि इस समय का मानव
धार्मिक कार्यों में भी भाग लेते थे। यहाँ के खुदाई से मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि इस समय का मानव मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार को भी अपने जीवन कार्यों में उपयोग करते थे। इनका महत्व कृषि और धार्मिक प्रथाओं के प्रमाण के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सेशन को लाइक करते चलेंगे। मुझे आशा है कि अब तक हमने 4 साइट्स को पढ़े हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर। पांचवा जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, उसमें राखी गढ़ी, ये एक राजस्थान और भारत की सीमाएं में है। ठीक ना, भारत की सीमाएं में ये जो हरियाणा है, ये राखी गढ़ी हरियाणा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक ना, इसका ये जो महत्व है इसको हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जल निकासी प्रणाली और विशाल मकान, मानव कंकाल और मिट्टी के बर्तन। महत्व, सामाजिक संरचना और शहरी जीवन का विश्लेषण। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल में ये जो पांचवा स्थल है राखी गढ़ी, ये हरियाणा में है। ठीक ना, भारत के हरियाणा में यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ठीक है, इस स्थल पर राखी गढ़ी पर जल निकासी की प्रणाली और विशाल मकान देखने को मिलता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस समय का जो इनका नगर नियोजन था, इसमें जल निकासी के लिए नालियां बनाए गए थे, जिसके माध्यम से जल निकासी एक सुनिश्चित ढंग से किए जाते थे। ठीक है, इसके रहने के लिए विशाल मकान देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मानव कंकाल और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इस आर्कोलॉजिकल साइट राखी गढ़ी जो हरियाणा में स्थित है, ठीक है, इसकी विशेषताएं एवं महत्व ये है कि सामाजिक संरचना और शहरी जीवन का ये परिचय कराती है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो प्रमुख स्थल है, छठा स्थल, ये है धौलावीरा। ये गुजरात में पड़ते हैं। ठीक है, भारत के गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर जल संचयन प्रणाली और जलाशय, 3 भागों में विभाजित नगर संरचना, विशाल प्रवेश द्वार, पत्थर की दीवार। यहाँ से 10 अंकों की लिपि का पत्थर मिला है। महत्व, जल प्रबंधन और नगर नियोजन में उत्कृष्ट। ये जो आर्कोलॉजिकल साइट धौलावीरा है, ये छठा आर्कोलॉजिकल साइट है जो गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ जल संचयन की प्रणाली एवं जलाशय देखने को मिले, तालाब जैसा। ठीक है, तीनों भागों से नगर की संरचना को दिखाया गया है। विशाल प्रवेश द्वार और पत्थर की दीवार इन्होंने निर्माण किया था। ठीक है, बाढ़ या कह सकते हैं आक्रमण या अन्य चीजों के लिए इन्होंने किया होगा। ठीक है, मेन रूप से उन समय इनका प्रवेश द्वार एवं दीवार पत्थरों के बनाए जाते थे, ताकि इनका प्रवेश द्वार एवं दीवार मजबूत हो। यहाँ से 10 अंकों की लिपि का पत्थर मिला है। तो ये पता चलता है कि धौलावीरा गुजरात में जो स्थित है, उस समय का मानव जल प्रबंधन और नगर नियोजन में उत्कृष्ट थे। वे अपने अनुसार जल का प्रबंधन करते थे और नगरों का नियोजन सुनिश्चित ढंग से करते थे। ठीक है, इस समय लिपि का विकास हो चुका था। ठीक है दोस्तों, अगला साइट जो है चुंद दहड़ो, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां किलेबंदी नहीं थी। खिलौने, गहने, औजार का निर्माण केंद्र। महत्व, शिल्प और औद्योगिक उत्पादन का केंद्र। ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल में ये 7वां ऐसा स्थल है, चुनहुद्रो, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ किलेबंदी नहीं थी। मतलब इनका ये जो स्थान है, ये जो नगर नियोजन है, यहाँ पर कोई किलेबंदी नहीं है, बाहरी ओर से नहीं घेरा गया है। ठीक है, यहाँ पर खिलौने, गहने और औजारों का एक निर्माण केंद्र था। यहाँ पर खिलौने, गहने और
कृषि युग या कह सकते हैं शिकार के युग औजार का निर्माण किया जाता था। ठीक है, इसका महत्व शिल्प और औद्योगिक उत्पादन का केंद्र के रूप में माना जाता है। इतने सारे टूल्स को मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया होगा कि ये जो स्थल है शिल्प और औद्योगिक का केंद्र है। यहाँ पर खिलौने, गहने और औजार भारी मात्रा में मिले हैं, जिनसे ये पता लगता है कि ये लोग व्यापार के नजरिए से यहाँ पर औद्योगिक केंद्र स्थापित किए थे, जिससे ये अन्य भागों में खिलौने, गहने और औजार को आदान प्रदान कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब तक के सेशन से जुड़े तो आपको बहुत ही जानकारियां मिली होंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। ये जो 8वां जो आर्कियोलॉजिकल साइट है सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, इसमें ये सुरकोटदा, ठीक ना, गुजरात, भारत, इन क्षेत्रों में पड़ते हैं। यहाँ घोड़े के अस्तित्व का प्रमाण, मिट्टी और ईंट से बने किले, महत्व, परिवहन और व्यापार के अध्ययन में उपयोगी। ये जो 8वां आर्कियोलॉजिकल साइट है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का, इसमें सुरकोटदा जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पर घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इस समय शायद घोड़े का भी अपने पशुपालन या यातायात की सुविधा के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, मिट्टी और ईंट के बने किले, इस समय के आर्कियोलॉजिकल साइट से जो खुदाए हुए हैं उसमें मिट्टी और ईंट से बने मकान या किले मिले हैं। ठीक है, इनका महत्व परिवहन और व्यापार में किया जाता था। इन स्थलों का जो मेन रूप से जो उपयोग था, ये परिवहन और व्यापार के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे थे। ठीक है, या नदी के किनारे होने के कारण परिवहन के रूप में इन स्थलों का प्रयोग किया जाता होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ये जो भारत का 9वां साइट्स हैं बरनावली, ये हरियाणा में है। ठीक है, भारत के हरियाणा में। यहाँ पर धान की खेती का प्रमाण, मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार, महत्व, कृषि तकनीकी और शिल्प कौशल का अध्ययन। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में ये जो 9वां स्थल है बरनावली, ये भारत के हरियाणा क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, मिट्टी के बर्तन और तांबे का औजार भी मिले हैं। इसका महत्व कृषि तकनीकों और शिल्प कौशल के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो 10वां आर्कियोलॉजिकल साइट है रंगपुर, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक ना, भारत के गुजरात क्षेत्र में। यहाँ पर बाजरे और तिल की खेती, मिट्टी के बर्तन और औजार, महत्व, कृषि आधारित जीवन का उदाहरण। सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो 10वां आर्कियोलॉजिकल साइट है रंगपुर, ये भारत के गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ बाजरे और तिल की खेती की हमें विशेषताएं मिलती हैं, सबूत मिलते हैं कि इस समय बाजरे और तिल की खेती होती थी। मिट्टी के बर्तन और बहुत सारे आभूषण भी मिले हैं। इस रंगपुर क्षेत्र का कृषि आधारित जीवन का उदाहरण के रूप में हमें प्रस्तुत जानकारियां मिलती है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां। इनमें पहला शहरी नियोजन। ठीक ना, सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, इसमें हमें मिलती हैं शहरी नियोजन के बारे में। ठीक है, ग्रिड प्रणाली पर आधारित शहर, चौड़ी सड़क और जल निकासी प्रणाली का विकास। शहरी नियोजन में हम देखते हैं इसका ये जो सड़कें हैं चौड़ी और जल निकासी का प्रमाण मिलता है। ठीक है, इस समय का इनकी सड़कें चौड़ी होती थी और जल निकासी के बहुत ही अच्छे प्रमाण मिलते हैं। मतलब इस समय इनके जल निकासी को, गंदे पानी को
गांव से बाहर या बोल सकते हैं शहर से बाहर निकालने की व्यवस्था थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के इनके प्रमुख उपलब्धियों में नगर नियोजन के आधार पर इनकी सभ्यता को बहुत ही सुविकसित सभ्यता के रूप में जानते हैं। ठीक है, दूसरा इनकी जो उपलब्धियां हैं कृषि और व्यापार, गेहूं, जौ, तिल, कपास की खेती, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के मध्य व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो इनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं, इसको हम देखते हैं कि कृषि और व्यापार। इस समय कृषि और व्यापार की सुविधाएं शुरू हो चुकी थी। ठीक है, गेहूं, जौ, तिल, कपास की खेतियां होती थी। इनका ये जो व्यापार है अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के साथ इनका व्यापार होता था। ठीक है, क्योंकि इन आर्कोलॉजिकल साइट्स का बहुत सारे मोहरे मिले हैं। ठीक ना, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया एवं मध्य एशिया के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, धार्मिक प्रथाएं, सिंधु घाटी सभ्यताएं के लोग जब वहां रहते थे तो पूजा कार्य भी करते थे। ठीक है, पशुपति मूर्ति पशुपति की मूर्ति, शिव का प्रारंभिक रूप, अग्नि पूजा और जल पूजा का प्रमाण। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक प्रथाओं में पशुपति की मूर्तियां जो शिव के रूप में बताया जा रहा है, इनका पूजा करते थे। अग्नि पूजा और जल पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इनका ये जो धार्मिक जीवन पूर्ण रूप से प्राकृतिक देवी देवताओं पर ही निर्भर करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी की प्रमुख उपलब्धियों में वहां के जब आर्कोलॉजिकल साइट्स को देखा गया तो हम पाते हैं कि यहाँ पर शिल्प और कला, मन के गहने और मिट्टी के खिलौने, कांस्य एवं तांबे के औजार। यहाँ का मानव अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कृषि कार्यों के अलावे शिल्प और कला के क्षेत्र में भी विकसित हो चुके थे। यहाँ मन के गहने, मिट्टी के खिलौने, कांसे और तांबे का औजार का निर्माण भी करना शुरू कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, हमारे सेशन को लाइक करते चलेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि मेरे द्वारा ये पढ़ाया गया सेशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक था, तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियों में ये जो पांचवा उपलब्धि है, लिपि और लेखन। सिंधु लिपि आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हमारे लिए कुछ लिपि और लेखन भी छोड़ गए हैं। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी लिखना पढ़ना जानते थे। हालांकि दुर्भाग्य की बात यह है कि इनकी लिपि को आज तक हम नहीं पढ़ सके हैं। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सुमेरियन लिपि है या मेसोपोटामिया की लिपि, लेकिन सिंधु लिपि को आज तक किसी आर्कोलॉजिस्ट ने या साइंटिस्ट ने नहीं पढ़ सके हैं। हो सकता है कि और मेहनत और खुदाइयों के बाद कुछ और प्रमाण मिले जिनसे इनकी सभ्यता एवं संस्कृतियों के बारे में इनकी लिपि को पढ़कर कुछ जानकारियां मिले या पाया जा सकता है। तो अभी फिलहाल इन सारी चीजों को हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इनकी जो ये लिपि है जो बहुत ही जटिल है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ये जो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य हमारे बीच रहे। तो ये जो सभ्यता है हमारे बीच खत्म हो गए, मतलब पतन हो गया। तो इनके कारण क्या हो सकते हैं? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई कारण हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, सरस्वती नदी का सूखना, बाहरी आक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के बारे में
भारत के इतिहासकारों के अलावा अन्य इतिहासकारों ने अपना-अपना विचार व्यक्त किए हैं, ठीक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उस समय का जलवायु परिवर्तन हुआ हो, जिसके वजह से वे अपने जीवन यापन को उतने सुनिश्चित ढंग से नहीं कर सके, जिसके कारण उनकी संख्याओं में एकाएक ह्रास हुआ और उनकी उम, जीवन यापन समाप्त हो गई। या फिर कह सकते हैं कि सरस्वती नदी का सूख जाना, क्योंकि इनकी ये जो सभ्यता संस्कृति थी, ये नदी के किनारे पनपी थी, जिसकी वजह से ये कृषि कार्य एवं अन्य कार्य भी करते थे। सरस्वती नदी के सूख जाने के कारण हो सकता है कि इसकी कृषि यापन या अन्य सुख सुविधाओं का अभाव हो गया, जिसके कारण इन्होंने या तो इन इलाकों को छोड़कर चले गए या फिर इन नदियों के सूख जाने के कारण इनका जीवन यापन पूरी तरह से नष्ट हो गई। इनका तीसरा कारण जो बताया जा रहा है, भारतीय इतिहासकारों एवं अन्य इतिहासकारों ने अपना मत प्रदान किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि बाहरी आक्रमण। सिंधु घाटी सभ्यता का लोग आर्यों के आक्रमण या अन्य आक्रमणों के द्वारा नष्ट किया जाया गया होगा, ऐसा इतिहासकारों का मत है, ठीक है? कि इनकी सभ्यताओं का पतन बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा किया गया होगा। चौथा पतन के कारण में देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नदी के किनारे बसते थे, ठीक है? और ये हम सभी भी जानते हैं कि उस समय का मानव नदियों के किनारे बसा करते थे और अपने कृषि कार्यों एवं अन्य सुविधाओं के लिए, पशुओं को शिकार के लिए नदी के किनारे ही बसते थे। उन्हें नदी से नदी के बाढ़ से जो मिट्टी आती थी और वो अपने साथ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी लेके आते थे। तो इन मिट्टियों को जब बाढ़ खत्म हो जाने के बाद कृषि कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता था। इसलिए ये लोग नदी के किनारे ही बसते थे। हो सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं में उस समय बहुत सारा जल का जमाव हो गया होगा, या कह सकते हैं कि बहुत भारी मात्राओं में बाढ़ आया होगा, जिसकी वजह से यहाँ का मानव अस्त व्यस्त हो गया होगा और पूरी तरह से नष्ट हो गए, ठीक है? या फिर हो सकते हैं कि उस समय का ऐसा पर्यावरण में अ, मानव के लिए स्थिति उत्पन्न कर दी होगी, जिसकी वजह से यहाँ का मानव पूर्ण रूप से समाप्त हो गए, ठीक है? तो दोस्तों हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के ये 4 महत्वपूर्ण कारण, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूर्ण रूप से खत्म हो गए, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता का ये सारांश। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के गौरवशाली अतीत को प्रतीत करता है। उनकी उन्नत शहरी संरचना, व्यापारिक कौशल और सांस्कृतिक प्रथाएं आज भी अध्ययन का विषय है। हड़प्पा और अन्य स्थानों की खोज ने न केवल इतिहास को समृद्ध किया है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी संजोया है, ठीक है? तो दोस्तों हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो पतन हो गया है, उसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत के गौरव के लिए कितना ही महत्वपूर्ण प्रतीक है, ठीक है? इनकी उन्नत संरचना, शहरी संरचना, व्यापारिक कौशल और सांस्कृतिक प्रथाएं आज भी अध्ययन का विषय है, ठीक है? इसके माध्यम से हम प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि उस समय का मानव, मतलब भारत का मानव या भारत का इतिहास कितना गौरवपूर्ण था, ठीक है? हड़प्पा और अन्य स्थलों की खोज ने न केवल इतिहास को समृद्ध किया है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी संजोया है। हड़प्पा संस्कृति ने भारत की इतिहास को उस समय कितना विकसित था ये दिखाया है, साथ ही साथ भारत की संस्कृति एवं विरासत को संजोए रखा है, जो हमें उन समय के मानव एवं क्रियाओं को दर्शाता है कि
उन समय 2500 ईसा पूर्व से पहले भी भारत की सभ्यता एवं संस्कृति कितनी उन्नत एवं विकसित थी। ठीक है दोस्तों? तो अब तक की सेशन से जुड़ने के लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है दोस्तों? अब तक के सेशन से जुड़ने के लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।